बेपनाह पार्ट 2। वैसे इस थिएटर ने उसकी कुछ समय के लिए तकलीफें कम की थीं। वहां पर अपनी अपनी फील्ड के एक से बढ़कर एक बड़ा कलाकार, हर उम्र और हर रंग रूप के। कुछ दिनों में उसको बड़े मजे आने लगे। सब उससे बातें करते। सबको वो न जाने क्यों इतनी प्यारी लगती। वो सुबह 6 बजे घर से रिहर्सल के लिए निकल जाती। मम्मी भी खुश कि चलो 11-12 बजे तक सोने वाली लड़की अब सुबह 5 बजे उठ जाती है और अच्छे से नहा धोकर तैयार होकर जाती है। और शुभी तो सच में बेहद खुश थी। उसे तो जैसे कोई चिंता ही नहीं रही थी। मन हमेशा खुश खुश ही रहता, लेकिन जब भी जरा सी कोई तकलीफ होती तो शुभी को उसकी याद आती, उसका प्यार याद आता, उसकी बातें याद आती और आंखें अपने आप छलछला जाती, आंसू बहने लगते। वो उधर से अपना मन हटाने की जितनी कोशिश करती, पर मन हटता ही नहीं। बस ऐसा महसूस होता कि वो एक दिन वापस लौट आएगा। हाँ, जरूर आएगा, क्योंकि उसके लाख चाहने पर भी उसे उस जैसा कोई भी नहीं लगता था, कोई भी नहीं। जब सब कलाकार ब्रजेश सर के घर पर जाते थे तो उनके बड़े से ड्राइंग रूम में सब लोग सोफे, कुर्सी, दीवान पर बैठ जाते। उनकी पत्नी, जिनको सब लोग भाभी जी ही कहते थे, वे सबके लिए कांच के गिलासों में पानी लेकर आ जाती। सब लोग भाभी जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग और आदाब कहते। वे बड़े प्यार से मुस्कुराती हुई सर हिलाती। एकदम सफेद रंग, सुंदर नाक नक्शे, पतली छरहरी काया वाली आंखों पर मोटा सा चश्मा चढ़ाए रखती थी। जितनी वो सुंदर थी, उससे भी ज्यादा उनका प्यारा व्यवहार था। शुभी सोचती, इतने सारे लोगों को अपने घर में रोजाना देखकर भी वे कभी गुस्सा क्यों नहीं होती? कैसे सारे काम खुशी खुशी कर लेती हैं। हालांकि घर में काम करने के लिए कई नौकर और मेड थी, लेकिन उनसे वे ऊपर के काम कराती थीं। किचन के अधिकतर काम वे खुद ही देखती और कुछ न कुछ उसकी मम्मी की तरह ही अपने आप को व्यस्त रखने के लिए अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थीं। उनके घर में सब कुछ कितना तरीके से सजा संवरा और साफ सुथरा रहता है। कहीं कोई गंदगी या अस्त व्यस्त नहीं। ऐसा नहीं कि केवल ड्राइंग रूम ही सजा हुआ रहता था, बल्कि उनका पूरा घर ही इसी तरह से था। जब तक प्ले के सारे कलाकार इकट्ठे नहीं हो जाते, तब तक सर रिहर्सल शुरू नहीं करते। जो देर से आता उसकी डांट भी लगाते और हमेशा शुभी की तारीफ करते हुए कहते कि देखो इस लड़की को, इसे आज तक कभी देर से आते हुए नहीं देखा है, हमेशा समय से पहले ही आ जाती है। वो खुश होती और सर को इम्प्रेस करने के लिए और भी अच्छे से काम करती, जबकि अभी उसे थिएटर की ABCD भी नहीं आती थी। सर इतने अच्छे तरीके से एक एक बात सिखाते, जैसे कि कैसे बोलना है, कहाँ से आवाज निकालनी है और पैरों के मूवमेंट कैसे लेने हैं। पूरे 2 घंटे की पक्की कसरत होती। रिहर्सल करते करते वो थक जाती, पर हिम्मत कभी नहीं हारती, बराबर मन से लगी रहती। अगर उसे समझ नहीं आता तो कितनी ही बार गलत करती, लेकिन सर उससे कभी नाराज नहीं होते, बल्कि उसे बार बार समझाते। ऐसा नहीं कि उनको गुस्सा नहीं आता था, पर वे महिलाओं और लड़कियों की बहुत इज्जत करते थे और जितने भी लड़के आते उनको डांटते और अक्सर नाराज भी हो जाते। लेकिन उसने कभी उनके मुंह से बेहुदा बातें नहीं सुनी, कोई गलत बात नहीं, कोई गाली गलौज नहीं। वे जितने शांत दिखते, उससे भी ज्यादा उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ था, और वे हुनर की पूरी खान थे। न जाने कितने गुण उनके अंदर भरे हुए थे। जब कभी वे मूड में होते तो अपने किस्से सुनाने बैठ जाते। फिर उस दिन रिहर्सल कैंसिल और उनके किस्सों में कब 2 घंटे निकल जाते पता ही नहीं चलता था। सर बताते कि वे बचपन से यह काम कर रहे हैं। 3 साल की उम्र से अपनी नाटक मंडली के साथ में महीनों घर से दूर रहते और जगह जगह जाकर नाटक करते थे। उसके मन में उनके लिए बहुत ही ज्यादा आदर के भाव रहते और उसको वे बिल्कुल अपने पिता जैसे ही लगते थे। शायद वे भी उसे अपनी बेटी समझते थे, तभी वे भी उसे बेहद प्यार देते। हमेशा बेटा बेटा कहकर ही बात करते थे। शुभी हमेशा समय से पहले पहुंचती। एक तो जल्दी जाने से सर को कभी शिकायत नहीं होती, दूसरे मम्मी भी खुश। बिना किसी फीस के इतना कुछ सीखने को मिल रहा था। पूरे 2 घंटे की रिहर्सल के बाद उनकी मेड सब लोगों के लिए चाय नाश्ता लगा देती। सभी को इसका ही इंतजार रहता था, क्योंकि रिहर्सल करते हुए इतना थक चुके होते थे और सुबह सुबह घर से सभी इतनी जल्दी खाली पेट ही निकलते भी थे। और इस चाय नाश्ते का सारा क्रेडिट जाता था भाभी जी को, जो स्वयं अपने हाथों से चाय बनाती और बड़े बड़े वॉल्स में मठरी, सेव, नमकीन और बिस्कुट निकाल कर रखती। सच कहूं तो उस नाश्ते में जो आनंद आता था वो अवर्णनीय है। बड़ा अच्छा समय गुजर रहा था। वो काफी हद तक जिंदगी को जीने लगी थी
और अतीत से उबर चुकी थी, लेकिन कभी अकेले बैठती और पल भर को भी उसे सोचती तो उसकी आंखें नम हो जाती और कभी कभी बेतहाशा आंसू बहाने लगती। उसे न जाने क्यों अभी भी यह एहसास होता कि वो हमेशा उसके आसपास है। काश कि वो जीवन में आ जाए। क्या उसे पता नहीं कि वो कितना खास है, कितना अहम है उसके लिए और उसके जीवन के लिए। भले ही वो मिले या न मिले, लेकिन रिश्ता तो बनाए रखता। वो अपने बहते हुए आंसुओं को किसी तरह से रोकती और दिल को काबू में करती। अपने मन को हटाने के लिए दौड़ के मम्मी के पास पहुंच जाती, जो बड़ी तल्लीनता से घर के कामों में लगी होती। उस दिन भी उसने मम्मी से कहा, मम्मी आप यह अचार जैम का काम बड़े लेवल पर शुरू कर दो। इतना अच्छा बनाती हो, हाथों हाथ बिक जाएगा और पैसों की सारी समस्या भी हल हो जाएगी। पापा के न रहने पर उनकी पेंशन ही सहारा था, लेकिन वो सारे खर्चे कहाँ पूरे कर पाती। वैसे कम पैसों की वजह से मम्मी के चेहरे पर एक उदासी सी बनी रहती थी। मम्मी शुभी की यह बात सुनकर हंसती और कहती, बेटा मैं बना तो दूंगी, लेकिन इन्हें प्रमोट कौन करेगा और मैं अकेले कहाँ देख पाऊंगी बड़ा बिजनेस। अरे मम्मी, घर के बाहर बोर्ड लगा लो, कोई लेने आएगा तो उसे अगर पसंद आया फिर वो बार बार लेने आएगा, साथ ही और लोगों को भी बताएगा। हाँ बेटा, तू कहती तो ठीक है, मम्मी उसकी बचकानी बात पर खुश होकर कहती और जोर से हंसती। कितनी प्यारी लगती है, मम्मी यूं खुलकर हंसती हुई। जब से पापा नहीं रहे, मम्मी अक्सर उदास ही रहती हैं। अब वे दोनों खूब खुलकर बातें करते और हंसते। वो मम्मी को अपनी बातें बताती और वे अपनी। मम्मी को लगता कि वो सही हो गई है। शुभी का मन अब भटकता नहीं है, लेकिन दिल के भीतर जो घाव था उसे किसी को कैसे दिखाया जा सकता था, जो कभी कभी रिसने लगता था। वो सोचती, यह प्यार क्यों होता है? कोई अनजाना क्यों इतना प्यारा, इतना अपना सा लगने लगता है? क्यों हमारे जीवन का वो ही सब कुछ बन बैठता है और हम सब भुला देते हैं? आज सर ने सुबह बुलाया और कहा कि अब कल से हम सब लोग खुले में रिहर्सल करेंगे, जिससे हमें स्टेज कवर करना आएगा। फिर सब लोग अगले दिन से उस खुले हुए पार्क में जाने लगे, जहां पर आम जन का आना प्रतिबंधित था। वहां पर बहुत अच्छी तरह से तैयारी हो रही थी और रिहर्सल के ठीक 2 घंटे के बाद यहाँ पर भी सर के घर से चाय आ जाती। कभी भाभी जी, कभी उनका नौकर या कोई भी चाय नाश्ते का सामान लेकर आ जाता था। सच में उस समय जो स्वाद उस चाय और नाश्ते में आता, वो स्वाद दुनिया की किसी चीज में नहीं लगता था। अब प्ले को स्टेज पर उतारने के कुछ ही दिन शेष बचे थे, इसलिए सब लोग थोड़ा ज्यादा समय देने लगे थे। किसी किसी दिन तो सब लोग पूरे दिन नाटक की तैयारियां करते रहते, क्योंकि रिहर्सल के अलावा और भी बहुत सारे काम थे जो सब लोगों को मिलकर ही करने थे, जैसे ड्रेस, ज्वेलरी, मेकअप, नाटक में सेट लगाने के लिए चीजें और पोस्टर आदि आदि। जब सब लोग पूरे दिन काम करते तो सर सभी लोगों का खाना अपने घर से बनवाकर खिलवाते थे। पीली वाली तहरी, पूरी सब्जी और साथ ही समोसे भी बार बार मंगवाते। खाना पीना, मस्ती और रिहर्सल, इन सब के बीच ही जिंदगी झूल रही थी। इतना काम करने के बाद भी काम का कोई प्रेशर नहीं था। सब कुछ मजे मजे में हो जाता, क्योंकि सभी लोग मिलजुल कर काम करते थे। आखिर हमारा प्ले स्टेज पर पहुंचा। खूब तारीफें, वाहवाही और तालियों की गड्ढा-गड्ढाहट के बीच पूरे 2.5 घंटे का नाटक चला। कोई भी कहीं उठकर नहीं गया, सब अपनी सीट पर डटे हुए बैठे रहे और अंत में सबकी मेहनत रंग ले आई थी और नाटक सर्वश्रेष्ठता के मापदंडों पर खरा उतरा। सभी को प्राइज और सम्मान मिला, साथ ही मानदेय भी। अब नाटक के खत्म होते ही फिर से जिंदगी में सूनापन सा गया। जिंदगी बेरौंक सी लगने लगी, किसी और काम में मन ही नहीं लगता। अब वो चाहती थी कि कोई ऐसा काम करे जिससे निरंतर व्यस्तता बनी रहे। वो एक क्षण को भी खाली नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि जरा सी देर भी खाली रहना मतलब खुद को दर्द के साए में धकेल देना, और यह दर्द इतना असहनीय सा लगता कि जान निकलती, आंखों से आंसू बहते और लगता कि कोई जिस्म से जान खींचे लिए जा रहा है। उसके दिल में रश्म ने अपना कब्जा जमा लिया था, जो बात बात पर उसकी याद दिलाता। इतनी दूर जाने के बाद भी वो अभी तक उसके दिल पर उतने ही अधिकार के साथ काबिज था। जिंदगी फिर से पुराने ढर्रे पर घिसटने लगी थी। काम तो कई मिल रहे थे, लेकिन उन कामों में से कोई भी उसके मन का काम नहीं था, और बेमन से किए गए काम में न तो मन लगता है और न ही उसे सही से किया जा सकता है। करीब 1 महीना यूं ही निकल गया था कि एक दिन अचानक सर का फोन आया। शुचि, क्या तुम प्ले को करने के लिए शहर से कहीं बाहर भी जा सकती हो? अंधा, क्या चाहे 2 आंखें,
उसने मम्मी से कुछ कहे सुने बिना ही हाँ कर दिया। हाँ सर, मैं चलूंगी। शुभी एकदम से बोल पड़ी। पहले घर में सबसे पूछ लो, फिर आराम से बता देना, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। सर बोले, सर घर में सिर्फ मेरी माँ है और मैं उनको मना लूंगी, इसलिए मेरी तो हाँ ही समझिए। थैंक्स बेटा, काम के प्रति तुम्हारा इतना समर्पण देख मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे तुम पर गर्व है और उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि तुम मेरे ग्रुप का सबसे अहम हिस्सा हो। उनके यह चंद शब्द उसके अंदर काम के प्रति और भी ज्यादा लगन के भाव भर देते। वो और भी ऊर्जा से भर जाती। शुभी के लिए मम्मी को मनाना कोई कठिन काम नहीं था। वे मान गई थीं और उसकी रिहर्सल फिर से शुरू हो गई। वही सब लोग और वही प्यारा सा माहौल एक बार फिर से मिल गया था। मन खूब खुश रहने लगा। कुछ हद तक पुरानी यादें ज़हन से दूर चली गईं। बस अब खुशी इस बात की थी कि उसे अपने शहर से बाहर की दुनिया भी अपने प्यारे साथियों के साथ देखने को मिलेगी। बाहर जाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई थीं। संस्था की तरफ से सभी लोगों के टिकट हो गए। जाने के 15 दिन शेष थे कि अचानक से मम्मी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें आराम की सलाह दी। अब उसे लगा कि उसका जाना तो कैंसिल ही है, क्योंकि उसके अलावा मम्मी की देखभाल करने वाला कोई नहीं था और ऐसी हालत में वो अपनी मम्मी को किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वो मन ही मन परेशान होती और उसके चेहरे पर इस बात की छाप साफ नजर आती। रिहर्सल के समय उसे परेशान देखकर उस दिन नज़मा ने पूछा, तुम्हें आजकल क्या हुआ है? बड़ी उदास और परेशान रहती हो? अरे नहीं नहीं, कुछ खास बात नहीं, मुझे भी नहीं बता सकती। नज़मा थोड़ा उदास होते हुए बोली, बहन ऐसा क्यों कहती हो? तुमसे क्या छुपाना? बस ये बात सर को मत बताना, वरना सर नाराज हो जाएंगे। शुभी ने कहा, बता तो सही, ऐसा क्या हुआ है और सर भला क्यों नाराज हो जाएंगे? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और उनको डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। बहन, मैं उनको यहाँ अकेला छोड़कर प्ले करने के लिए बाहर कैसे जा पाऊंगी और फिर सर नाराज होंगे। शुभी ने उदास शब्दों में कहा, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, बल्कि सर को बताओगी तो समस्या का हल निकल आएगा। ठीक है, अगर तू कह रही है तो मैं मौका देखकर सर से बात करूंगी, शुभी बोली। बात ही बात में ये बात सर तक पहुंच गई। वे सुनते ही बोले, अरे बेटा, तुम मुझे गैर समझती हो ना? तुम्हारी माँ यहाँ मेरे घर में आकर रहेंगी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। जी ठीक है। उसने सर को बोल तो दिया था, लेकिन उसे पता था कि अपना घर छोड़कर माँ कहीं नहीं जाएगी। फिर भी शुभी को सर के ऊपर फख्र महसूस हुआ कि आज के दौर में कोई गैर भी इतना ख्याल रख सकते हैं। जैसे जैसे जाने के दिन करीब आ रहे थे, उसे मम्मी की फिक्र सता रही थी। उस दिन वो घर में बैठी इसी सोच में डूबी हुई थी कि अचानक से घर की डोरबेल बजी। कौन हो सकता है? मन में सोचती हुई शुभी ने जाकर दरवाजा खोल दिया। अरे सर, आप? सामने सर को देख वो चौंक गई। क्यों, मैं आ नहीं सकता? उन्होंने उल्टा सवाल कर दिया। अरे क्यों नहीं सर जी, आप आई ना। शुभी अपने दोनों हाथ नमस्ते की मुद्रा में जोड़कर अपना सिर झुकाते हुए कहा। अरे भाई, अंदर आने का रास्ता तो दो। सर बोले, हाँ हाँ सर, आइए ना प्लीज, आइए आइए। वो हटबड्ढाकर दरवाजे से पीछे हटती हुई बोली। शुभी उनको ड्राइंग रूम में बैठाकर मम्मी को बुलाने उनके कमरे में चली गई। देखा, वे सो रही हैं। मम्मी को जगाने का मन नहीं किया, लेकिन उसने उनको हिलाते हुए कहा, मम्मी उठो, देखो मेरे सर आए हैं। यह कहकर उन्हें जगाया और सर के लिए पानी का गिलास ट्रे में रखकर वहां पहुंची तो देखा सर वहां पर लगी तस्वीरों का बड़े ध्यान से जायजा ले रहे हैं। बेटा, ये आपके पापा हैं ना? जी सर। इनका नाम राजीव सिंह है? जी हाँ सर। आप नाम कैसे जानते हैं? शुभी ने अचंभित होते हुए कहा। वो इसलिए कि हम साथ में ही पढ़ते थे। इसको पढ़ाई का शौक था और मुझे नाच गाने का, इसलिए यह बड़ा ऑफिसर बन गया और मैं अदना सा कलाकार। यह मेरा पक्का यार था। ओह सर, कलाकार अदना सा नहीं होता है और आप तो महान हैं। सर, अब कभी ऐसे मत कहना। शुभी बोली। बेटा शुभी, मम्मी की बहुत हल्की सी आवाज आई। बेटा, क्या हम आपकी मम्मी को देखने उनके कमरे में जा सकते हैं? सर, मम्मी अभी यहाँ आ रही हैं। वे चुप हो गए और मम्मी धीरे धीरे चलती हुई आ गईं। मम्मी वाकई बहुत कमजोर हो गई थीं। शुभी ने उनकी तरफ बड़े ध्यान से देखते हुए सोचा। वो दीवान पर बैठ गई और अपने दोनों हाथ जोड़कर
सर को नमस्ते की। थोड़ी बहुत औपचारिक बातचीत के बाद सर ने माँ से कहा, भाभी जी, आप निश्चित होकर हमारे घर पर रहें, वहाँ आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, और राजीव तो वैसे भी हमारे बचपन के साथी थे। लेकिन मम्मी अपना घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुई, अतः सर ने अपनी एक सेविका को मम्मी की देखभाल करने के लिए उसके घर पर छोड़ देने के लिए मम्मी को मना लिया। मम्मी के मान जाने से अब वो टेंशन फ्री हो गई थी। जाते समय सर एक लिफाफा उसे पकड़ाते हुए बोले, बेटा, किसी चीज की कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। नहीं सर, कोई भी परेशानी नहीं है, उसने लिफाफा को लेने से मना करते हुए कहा। बेटा, तुम्हारे पापा का मित्र होने के नाते क्या तुम मुझे मेरा फर्ज नहीं निभाने दोगी? लो, ये पैसे रख लो। वे बड़े अधिकार पूर्वक बोले। उनकी बात का मान रखते हुए उसने वो पैसे रख लिए और उनको बाहर तक छोड़ने गई। वे अपनी बड़ी सी कार से आए थे। उन्होंने कार की डिक्की खोलकर उसमें से फल की एक पेटी ड्राइवर से निकलवाई और उसके मना करने के बाद भी घर के अंदर रखवा दी। बेटा, यह आपकी मम्मी के लिए हैं, अभी आप उनका ध्यान रखो, सर ने बड़े प्यार से कहा। शुभी असमंजस में पड़ गई। क्या आज के दौर में कोई इस तरह से निस्वार्थ भाव भी रखता है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि सर उसको इतना मान सम्मान और प्यार क्यों दे रहे हैं, क्योंकि प्ले के लिए तो और भी लड़कियां मिल जाती, किसी और को अपने साथ ले जाते। उसने इतना अच्छा और प्यारा व्यवहार आज तक किसी का नहीं देखा था। सच में आज वो बहुत खुश थी कि जब हर आस टूट जाती है तब कोई न कोई सहारा बनाकर भगवान जरूर भेज देता है और वो आकर हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल लेता है। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में, अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।